अगर तुम एक पॉइंट मास लो और इसे अपने दोस्त की तरफ उछाल दो, तो ये पॉइंट मास एक प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाली है और तुम्हारे दोस्त के हाथों में गिर जाने वाली है। लेकिन अगर तुम एक ऐसी ऑब्जेक्ट लो जो कि बहुत सारी पॉइंट मासेस से बना हो, जैसे कि एक बैट मान लो, और इसे अपने दोस्त की तरफ उछाल दो, तो ये तो अब एक बहुत ही अजीबो गरीब मोशन करने वाली है। ये कुछ ऐसे पहुंच जाएगी तुम्हारे दोस्त के हाथ में। देखो, अगर किसी एक पॉइंट पे फोकस करें हम बैट की, जैसे कि इस हैंडल की पॉइंट की बात करते हैं, तो ये हैंडल का पॉइंट ये पहले ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये तो रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है और फिर ट्रांसलेट भी कर रहा है। तो इस पॉइंट के मोशन को स्टडी कर पाना ये तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है यार। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, तो इस बैट पे भी एक पॉइंट है जो कि सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है कुछ ऐसे। और अगर इस बैट की मोशन को स्टडी करना है ना, तो ये तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इस बैट के इस पॉइंट के मोशन को स्टडी कर पाना ये बहुत ही आसान होने वाला है। तो आओ देखते हैं कि ये पॉइंट है क्या। सेंटर ऑफ मास। आओ इसकी बात करते हैं। अब अगर मैं हिंदी में कहूं तो इसका मतलब हो जाएगा सारे मासेस का सेंटर। अब आओ इसे समझते हैं। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट किसी भी बॉडी का जिसपे कि मैं उस बॉडी की सारी मास को कॉन्सेंट्रेटेड मान सकता हूं। अब उसे लिख लेते हैं। अ पॉइंट ऑफ अ बॉडी वेयर आई कैन अज्यूम ऑल इट्स मास टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। अब आओ एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक स्केल है, कुछ 10 किलो का स्केल, और इस स्केल की सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगी मान लेते हैं। तो इसका मतलब कि मैं ये मान सकता हूँ कि इस स्केल की सारी मास, 10 किलो की मास इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। मैं इस स्केल को भूल सकता हूँ और इसके जगह पे एक 10 किलो का पॉइंट ऑब्जेक्ट मैं इस सेंटर ऑफ मास पे बना सकता हूँ। अब तुम सोच रहे होगे कि इससे हमें क्या फायदा होने वाला है। तो देखो, अगर हमें सिर्फ और सिर्फ किसी बॉडी की ट्रांसलेटरी मोशन से मतलब है, तो मुझे ये मतलब नहीं है कि बॉडी की शेप क्या होगी, बॉडी की साइज क्या होगी। अगर मुझे बॉडी की सेंटर ऑफ मास पता है ना, तो मैं मान सकता हूँ कि बॉडी की सारी मास उसके सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और उसके बाद उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को मैं उसके सेंटर ऑफ मास पे लगा दूंगा और ये कैलकुलेट कर लूंगा कि इस बॉडी की, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की क्या एक्सेलरेशन होने वाली है, क्या मोशन होने वाली है। और जो मोशन इस सेंटर ऑफ मास पे रखे हुए इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की होगी ना, वही मोशन इस पूरे बॉडी की भी होने वाली है। वही ट्रांसलेटरी मोशन इस पूरे बॉडी की होने वाली है। जैसे कि देखो, इस केस में यहाँ ये हो गया स्केल का सेंटर ऑफ मास, और इस पे मैंने मान लिया है कि पूरा 10 केजी का स्केल का मास कॉन्सेंट्रेटेड है। अब मान लो कि इस पे कुछ फोर्स लग रहा है, कुछ 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, 10 न्यूटन्स। अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन होने वाली है फिर तो, और एक्सेलरेशन को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होगा फोर्स डिवाइड बाय मास, यानी कि 10/10। ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन ये फोर्स की डायरेक्शन में ही होने वाला है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होने वाला है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये फोर्स तो लग रहा है मेरी स्केल पे, न कि इसके सेंटर ऑफ मास पे रखे हुए पॉइंट ऑब्जेक्ट पे। तो आओ स्केल को दिखाते हैं। ये रहा स्केल, और ये फोर्स लग रहा है इसके सेंटर ऑफ मास पे, यानी कि मेरी स्केल की भी सेम एक्सेलरेशन होने वाली है जो कि इसके सेंटर ऑफ मास पे रखे हुए इक्विवेलेंट पॉइंट मास की थी। सेम एक्सेलरेशन इन सेम डायरेक्शन, यानी कि मेरा स्केल कुछ ऐसे ट्रांसलेट करने लगेगा इस डायरेक्शन में, और इसकी एक्सेलरेशन भी बिल्कुल ही सेम होने वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारे पास एक रैंडम शेप एंड साइज की ऑब्जेक्ट हो और उस पर फोर्स लग रहा हो उसके सेंटर ऑफ मास पे, और तुम्हें निकालना है कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, इसकी मोशन क्या होगी, तो तुम क्या करना कि उसकी शेप और साइज को भूल जाना और उसका सारा मास ये मान लेना कि कॉन्सेंट्रेटेड है उसके सेंटर ऑफ मास पे, और फिर कैलकुलेट कर लेना कि उस पॉइंट मास की, उस पॉइंट ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कितनी होगी। जितनी एक्सेलरेशन उसकी होगी, जो मोशन इस सेंटर ऑफ मास पे रखे पॉइंट मास की होगी ना, वही मोशन होने वाली है तुम्हारे इस रैंडम शेप साइज के ऑब्जेक्ट की। अब तुम सोच रहे होगे कि ये तो केस था जबकि मेरी फोर्स लग रही है बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे। क्या होगा जब मेरी फोर्स लग रही होगी बॉडी के सेंटर ऑफ मास से कहीं और पॉइंट पे? तो इसे देखते हैं। ये से मैं हटा देता हूं। ये हो गया मेरा स्केल और ये हो गई इसकी सेंटर ऑफ मास। अब इस बार हम फोर्स को लगाने वाले हैं कहीं एज पे, ऐसे। तो तुम क्या इमेजिन कर सकते हो क्या होने वाला है? मान लो कि ये स्केल स्पेस में है, कहीं कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है सिवाय तुम्हारे फोर्स एफ के। तो क्या होगा कि इस बार ये स्केल न कि केवल ट्रांसलेट करेगी बल्कि ये रोटेट भी करने लगेगी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो दो चीजें हो गई यहाँ पे। पहली बात तो ये कि अगर फोर्स सेंटर ऑफ मास के बजाय किसी और पॉइंट पे लगे तो यानी कि वो रोटेट करने लगती है। तो यानी कि अगर फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लग रही हो तो फोर्स प्योरली ट्रांसलेट करती है, कोई रोटेशन नहीं होता है। और दूसरी बात ये
कि अगर तुम्हें बॉडी के सेंटर ऑफ मास का पता लगाना है तो तुम उस बॉडी को फ्रीली रोटेट करवा देना। जिस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट करेगी ना, वही उसकी सेंटर ऑफ मास होगी। तो यानी कि अगर तुम किसी बॉडी को लो और हवा में फेंक दो तो वो बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट कर रही होगी। तो हमने अभी तक देखा कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिसपे कि मैं बॉडी की सारी मास को कॉन्सेंट्रेटेड मान सकता हूँ। और अगर इस पॉइंट पे कोई भी नेट फोर्स लग रहा हो ना, तो यानी कि बॉडी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट करेगी इस फोर्स के कारण, रोटेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर फोर्स इस पॉइंट के बजाय किसी और पॉइंट पे लग रहा है तो बॉडी रोटेट करने वाली है। और अगर एक बॉडी फ्रीली रोटेट कर रही है तो वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट कर रही होगी। अब देखो, जब भी हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कोई भी सवाल बना रहे थे ना, तो कभी भी बॉडी रोटेट नहीं कर रही थी। तो यानी कि हम वहां पे अज्यूम कर रहे थे कि सारी फोर्सेस बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे लग रही थी। कोई भी अजीब शेप और साइज का बॉडी था हमारे पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, एक जानवर ही ले लो, और उस पर अगर हम फोर्स लगा देंगे कहीं और, तो यानी कि इसे रोटेट करना चाहिए। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा था। हमेशा ये जानवर या फिर कोई भी बॉडी ट्रांसलेट ही कर रही थी। तो यानी कि हम हमेशा ये मान रहे थे कि फोर्स उस बॉडी की सेंटर ऑफ मास में ही लग रहा है। अब आओ ये कैलकुलेट करते हैं कि सेंटर ऑफ मास को कैसे निकाला जाए, कैसे पता किया जाए कि किसी बॉडी पे सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होने वाली है। तो आओ थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। मैं लेने वाला हूं एक रैंडम शेप एंड साइज का ऑब्जेक्ट। अब अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बिल्कुल ही यूनिफॉर्म है, मतलब कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम लूँ यहाँ से या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से कहीं से भी, तो उन सारी वॉल्यूम में सेम अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है। उन सारी वॉल्यूम्स का मास बिल्कुल ही सेम होने वाला है। इसका मतलब होता है कि ये ऑब्जेक्ट, इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म होने वाली है, हर जगह ये सेम डेंसिटी होने वाली है। तो इस केसेस में ऑब्जेक्ट की तो ज्योमेट्रिकल सेंटर होती है ना, वही हो जाएगी उनकी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन। मतलब कि देखो एग्जांपल लेते हैं अपनी वापस से स्केल का, जो कि हमारी 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट थी। अब ये भी अगर सेम यूनिफॉर्म डेंसिटी की है, इसका मतलब ए स्केल की जो मिड पॉइंट होगी ना, ये हो जाएगी इसकी ज्योमेट्रिकल सेंटर, और यहीं पे होने वाला है इसका सेंटर ऑफ मास। अब आओ एक 2D ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये ट्रायंगल। अब ये भी यूनिफॉर्म डेंसिटी की है, तो इस ट्रायंगल की जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगी, यानी कि इस केस में होने वाली है सेंट्रोइड, तो इस पॉइंट पे होने वाला है इसका सेंटर ऑफ मास। अब देखो, सेंटर ऑफ मास इन सारे केसेस में बॉडी के अंदर ही लाई कर रहा था, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के अंदर लाई करे। जैसे कि ये एग्जांपल हो इस रिंग का। अब देखो, इस रिंग की अगर तुम ज्योमेट्रिकल सेंटर निकालोगे ना, तो वो निकल के आएगी इस सर्कल की सेंटर यहाँ पे कहीं आएगी। तो ये पॉइंट तो सर्कल के इस रिंग के बाहर लाई कर रहा है, तो हाँ, सेंटर ऑफ मास रिंग के ऑब्जेक्ट के बाहर भी लाई कर सकता है। अब देखो, आओ एक आखिरी चीज देखते हैं। मान लो कि मेरे पास एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। इस साइड में मान लो कि इस रेक्टेंगल के एक बहुत ही भारी मटेरियल है, जैसे कि लेड की बनी हुई है ये वाली साइड, और ये वाली साइड ये मान लो कि पेपर से बनी हुई है, बहुत ही हल्की। तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करने वाली है? तो देखो, इसकी सेंटर ऑफ मास इस रेक्टेंगल के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाइन नहीं करेगी, यहाँ पे इसकी सेंटर मास नहीं होने वाली है। इसकी सेंटर ऑफ मास थोड़ी सी इस साइड पे होने वाली है, क्योंकि इस साइड का मास कुछ ज्यादा है। वैसे इसके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास क्या चीज होती है, और सेंटर ऑफ मास एक यूनिफॉर्म डेंसिटी वाले ऑब्जेक्ट के लिए कहाँ पे लाई करती है, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। अब आखिरी में मैं तुम्हें एक सेंटर ऑफ मास का रियल लाइफ एप्लीकेशन दिखाने वाला हूँ। तो इसे हटा देते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे मेरे पास एक रॉड है, एक बार। अब तुम्हें जंप करना है और इस बार को क्रॉस कर जाना है, कुछ ऐसे। तो तुम यहाँ पे आओगे दौड़ते दौड़ते और जमीन को पुश करोगे, और फिर तुम इसे ऐसे क्रॉस कर जाओगे। तो अगर मैं तुम्हारे सेंटर ऑफ मास के मोशन पर ध्यान दूं, तो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास, हम इंसानों का सेंटर ऑफ मास यहाँ नाभि के पास या नेवल के पास यहाँ पे कहीं होता है। तो जब तुम जंप करोगे तो तुम्हारे सेंटर ऑफ मास का मोशन कुछ ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन होने वाला है, ये ऐसे यहाँ लैंड कर जाओगे। अब देखो, हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि तुम्हारे सेंटर ऑफ मास को ये मोशन करने के लिए कितने फोर्स की जरूरत पड़ी और कितने एनर्जी की जरूरत पड़ी। अब अगर यही गेम तुम ओलंपिक्स में देखो ना, तो वहां पे लोग कुछ अलग जंप मारते हैं। वो अपनी बॉडी को कुछ ज्यादा ही कर्व कर लेते हैं जब यहाँ पे पहुंचते हैं। ये देखो, इसकी बॉडी एकदम कर्व हो गई है, और ऐसा करने से उन्हें बेनिफिट ये मिलता है ना कि इनका सेंटर ऑफ मास ये बहुत ही लो आ जाता है। अगर तुम इस पूरी स्ट्रक्चर का एवरेज मास कैलकुलेट करो, एवरेज वेटेड मास, तो इसका पूरा सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे आएगा, बार के भी नीचे। तो इस केस में अगर तुम सेंटर ऑफ मास का मोशन देखो, तो ये कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसा। तो अब देखो, इस केस में इस इंसान को बहुत ही कम फोर्स और बहुत ही कम एनर्जी की जरूरत पड़ी होगी
इस मोशन को करने में, और इसलिए ये बहुत ही एफिशिएंट तरीका है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे बॉडी ये ट्विस्ट कर रही है, ये कर्व कर रही है, ये रोटेट कर रही है, बहुत सारी मोशन कर रही है। लेकिन अगर तुम सिर्फ सेंटर ऑफ मास को देखो तो सेंटर ऑफ मास एक प्यारी सी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, और इसे समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसलिए हम पूरी बॉडी को भूल सकते हैं और केवल ट्रांसलेटरी मोशन को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास के मोशन पे फोकस कर सकते हैं।